तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था? उत्क्रांति का सिद्धांत। क्या देखा था? उत्क्रांति का सिद्धांत। ऐसा माना गया कि धरती का निर्माण, मैंने आपको बेटा पढ़ाया था कि 460 करोड़ साल पहले हुआ। बाद में ये हमें मालूम पड़ा कि 350 करोड़ साल पहले धरती पे कोई भी नहीं था। फिर हमने ये पढ़ा था कि 350 करोड़ साल बाद धरती पर समुद्र में एक जीव द्रव्य आया। क्या आया? क्रमिक परिवर्तन के पश्चात उसमें एक सजीव का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या था? एक कोशिकीय सजीव। फिर क्रमिक परिवर्तन के धीरे धीरे पश्चात उसमें पैरामीशियम, अमीबा से लेकर के अनेक बड़े बड़े जीव का निर्माण हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्क्रांति का सिद्धांत कहते हैं या क्रम से सिद्धांत कहते हैं। अब देखेंगे बेटा उत्क्रांति का प्रमाण क्या है। सर वी आर फ्रॉम साइंस मीडियम, हमें प्रमाण दो। हमें क्या चाहिए? प्रमाण दो भाई, एविडेंस दो। उपयुक्त सिद्धांत को एकत्रित रूप से विचार करने पर यह कह सकते हैं कि उत्क्रांति या नियमित होने वाले परिवर्तन की अखंडित प्रक्रिया है। उत्क्रांति जो है वो क्रमिक प्रक्रिया है जो अखंडित है। उसे हम खंड कर सकते नहीं, उसे हम तोड़ सकते नहीं। तोड़ दिए तो बदल जाएगा। इसलिए हमेशा जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज उत्क्रांति, तो आप बोलोगे क्रमिक परिवर्तन होने, सजीवों में क्रमिक परिवर्तन होने को ही हम क्या कहते हैं? उत्क्रांति। एक छोटा सा सिंपल सा, 1 मार्क्स में आया अगर तो, क्रमिक सजीवों में क्रमिक होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्क्रांति। यह अखंडित प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? समझ में आया? 1 मार्क्स में आएगा उत्क्रांति लिख सकते हो। क्रमिक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्क्रांति। यह कैसी प्रक्रिया है? अखंडित। परंतु उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता है। सिद्धांत में समाधान, संपुष्टि, अनेक प्रकार की उपलब्धि। देखते हैं पहला बाह्य रूप की प्रमाण। क्या? आकारीय प्रमाण। क्या? आकारीय। स्ट्रक्चर देखते क्या है? कृति 7 की आकृतियों का निरीक्षण कर वनस्पतियों तथा प्राणियों की आकृति में कौन सी समानता दिखाई दे रही? ध्यान दो बेटा, ये कुत्ता है, बाजू में भेड़ है, उसके बाजू में क्या? लोमड़ी, इसके बाद आम, उसके बाद चीकू, उसके बाद पेरू। देखते क्या है? प्राणियों की मुंह की रचना, ध्यान से सुनो, प्रमाण दे रहा बेटा। ये बहुत नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। एक बात ध्यान में रखना, आपको एक बार लास्ट समझाता हूँ। पढ़ो इसलिए नहीं कि नंबर लाना है, पढ़ो इसलिए कि समझना, आगे काम आएगा। मैं आपकी उम्र का था, कसम से बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। मैं पढ़ता इसलिए था कि मुझे ये नॉलेज होए। मेरा यही साइंस में पढ़ता इसलिए था कि मुझे नॉलेज होए, मैं किसी से क्वेश्चन कर सकूं, किसी की हेड़ भगा सकूं, इसीलिए पढ़ता था मैं। सही बोल रहा हूँ। हमारे टाइम पे वैसे वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही होते थे। क्या हमने उत्क्रांति नहीं पढ़ा? पढ़ा है हमने भी उसको। तारे क्यों टिमटिमाते, चांद क्यों नहीं टिमटिमाता, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे, ये सब इंटरेस्टिंग। ये पूछा गया बेटा अभी प्रमाण क्या है कि हम वनस्पतियों के ही भाग हैं। एक इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट से सुनना चाहिए ताकि परमानेंट याद हो जाए क्या प्रमाण था। किसी ने पूछ लिया, अगर तुम्हें मालूम है उत्क्रांति का सिद्धांत, क्या प्रूफ है तुम जानवर की हिस्सा हो, तो बताओगे। ध्यान से सुनो। प्राणियों की मुंह की रचना, आंखों की स्थान, नाकों के छेद, कान की रचना, शरीर के ऊपर घने बाल आदि समान विशेषताएं प्राणियों में दिखाई देती है कि नहीं? यस या नो? तो पत्तियों का आकार, सिरा विन्यास, सिर, पर्णदंड, पत्तियों की रचना आदि समान विशेषताएं वनस्पतियों में दिखाई देती है। ऐसा देखो भाई, पत्ती तो एक ही है पर अलग अलग है। पत्ती एक ही है पर शेप उसका अलग अलग है। आगे देखते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपयुक्त समूह में समानता है, इसी कारण उनका उद्गम समान तथा वे एक ही पूर्वज के उत्क्रांति हुए होंगे, यह सिद्ध होता है। वनस्पति पर अगर हम ध्यान दें, वनस्पतियों में, प्राणियों में नहीं, क्या? वनस्पति। तो सभी वनस्पतियों के पास पत्तियां होती, सभी वनस्पतियों के पास तने होते हैं। सब या तो देखो छोटे हैं, बड़े हैं, तना है ना, पत्ती है ना, यस या नो? कोई फल है तो कोई फूल है। बेटा फूल बनना पहले क्या होता है? फल भी क्या होता है? फूल। बाद में पर ये बोला जा सकता है कि पहले सभी पेड़ फूल हुआ होंगे। क्या हुए होंगे? फूल। फिर कुछ परिवर्तन के बाद, क्रमिक परिवर्तन के बाद फूल से क्या बना? फल। नहीं तो बेटा आम का पेड़ मीठा कैसा हो गया? पहले कच्चा रहता है, बाद में मीठा हो जाता है। क्या इंजेक्शन मारा है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? पहले फूल क्या होता है? सूंघने में मीठा होता है,
तो सर फूल से मधुमक्खी, एग्जाम्पल देखते जाओ कैसे कैसे आ रहा है। फूल से मधुमक्खी इतना मीठा शहद बना देती है। सर फूल में तो कुछ मीठा है ही नहीं, सिर्फ महकता मीठा है, तो मधुमक्खी कैसे बना दे रही है इतना मीठा शहद? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्रकृति ने सबके पास एक स्पेसिफिक क्वालिटी दिया हुआ है। हम क्या चूज के उसका निकाल के मधु बना सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो इससे यह समझ में आता है कि फल भी पहले क्या थे? फूल थे। उस फूल के गुणधर्म ही फल में आने के बाद आम क्या हो गया? मीठा हो गया। इज दैट क्लियर? इसे ही क्या कहते हैं? उत्क्रांति का सिद्धांत। आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? किसी कुछ डाउट? अब प्राणियों में देखो बेटा, धरती पे जितने प्राणी सबके पास सर रहेगा, हाथ पैर रहेंगे। ऐसा कोई है जिसके पास हाथ पैर नहीं है? कौन सा प्राणी है बता दो? सर मच्छर, सांप भी मूड़ है? मूड़ नहीं है? और बताओ। अरे पैर ऐसा तो बोले कुत्ते को भी पैर नहीं है, हाथ किधर है? हाथ भी है पैर भी है। वो मुंह है ना मूड है ना, वो प्राणियों में आ रहा है ना। ऐसा बताओ जो है ही नहीं, ना मूड है ना सर है ना कुछ है, ना हाथ है ना पाँव, ऐसा कोई है? तो ऐसा बोलोगे मछली भी तो है, सर है ना मछली के पास कि नहीं है? आंख है कि नहीं है? यस या नो? दांत है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा कोई मछली जिसके पास दांत भी नहीं मुंह भी नहीं है, वैसे ही जिंदा है। सर मच्छर को नहीं होता है। तो मैं समानता बता रहा हूं बेटा। क्या बता रहा हूं? समानता। यस या नो? बेटा क्या अभी आप बताओ, आपने क्या बोला? सर सांप के पास हाथ पैर नहीं है। अभी मैं ही जोड़ दूं पूरे शरीर में, मेरे पास हाथ पैर रहेगा? नहीं। बोलो यस या नो? तो वही क्रमिक परिवर्तन तुम खुद ही मुझे बता रहे हो आंसर। सोचो, यही है क्रमिक परिवर्तन। क्या है? क्रमिक परिवर्तन। हाँ कौन पूछ रहा है? गांडू के पास सर क्यों नहीं है बेटा? चलता कैसे फिर? उनके पास दांत नहीं रहता है। हाँ तू देखा है? हम लोग अरे बेटा इतने सूक्ष्म होते हैं, हमने देखे भी नहीं है ना बेटा। मुंह नहीं है, चल कैसे रहे बताओ? तो बेटा कैसे? बिचवा में से चलना चाहिए ना। ये गांडुल है। सुनो पहला सुनो, बात तो सुनो। या तो गांडुल ये साइड से बढ़ेगा या तो अगर मुंह नहीं होता तो बिचवा क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमें दिख नहीं रहा है, इसका मतलब मुंह नहीं है। या यस या नो? तो बेटे शरीर पे भी तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिख रहा है क्या? ऐसा नहीं है बेटा जो दिखता नहीं वो हो नहीं। आपने जापान देखा है? देखा है जापान? गए हो कभी? इसका मतलब नहीं है। हाँ चाइना हम कभी देखे नहीं है, इसका मतलब नहीं है। हाँ ये कोशिका का मतलब होता है, छोटा बड़ा नहीं होते। हम नहीं छोटे बड़े हो रहे, हम बढ़ सकते कम हो सकते नहीं। वो बेटा उनके अंदर सिर्फ कोशिका हड्डी है क्या? नहीं। समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है? आपको काट दो अपने आप बढ़ जाएगा। काटो, भरेगा नहीं? बढ़ता है कि नहीं? केचुआ काट दो बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा। फिर छिपकली काट दो बढ़ेगा कि नहीं? यस या नो? अब तुम ये बोल दो कान को ही हटा दिया वापस कान आ जाएगा, तो फिर ये मुश्किल है। पर बहुत सारे ऐसे सजीव है जो कटने के बाद भी आ जाते हैं, वो उनके पास फीचर्स है। समझा? किसी को कुछ डाउट? साइंस में ऐसे अच्छे लगते हैं प्रश्न, कोई बात नहीं, पर ज्यादा नहीं। शारीरिक विज्ञान का प्रमाण, शरीर कैसे बड़ा देखते हैं? क्या शरीर कैसे बड़ा? बेटा बायोलॉजी मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, टेंशन नहीं लेने का। सात की आकृतियों का सावधानी पूर्ण निरीक्षण करके देखो। ये किसका हाथ है? इंसान का। ये किसी बैल का पैर या जानवर का? ये किसी चमगादड़ वगैरह का? अच्छा लिखा है देव मछली के पैर। और ये किसके हैं? चमगादड़ के पैर। तो बेटा ये हड्डियां तो सामान्य दिख रही है, दिख रही कि नहीं? बेटा हमारे पास 5 उंगली है, इनके पास 2 है, इनके पास 5 है, इनके पास 3 4 है। हड्डियां तो एक है कि बेटा वो अलग, वो जो हड्डी है वो कैल्शियम से नहीं अलग प्रजाति से बनी है। यस या नो? ऐसा है क्या? इसे ही कहते हैं क्रमिक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? क्रमिक परिवर्तन। हमने देखा है भाई हमारा स्ट्रक्चर 5 उंगली का ऐसा है,
बंदर देखा है ना, उसका भी तो 5 उंगली वैसे ही है। तो बेटा 6 उंगली वो भगवान बनाते टाइम भगवान का किसने हाथ हिला दिया, इसीलिए 6 हो गया उधर। रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं? आगे देखते हैं। बैल का पैर, चमगादड़ का पंख, देव मछली के पर, इनमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ समानता दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार इन प्राणियों के अंगों के कार्य में भी भिन्नता है। ध्यान से सुनो। जब बेटा चमड़ी हटाया तो लगभग सब समान ही दिख रहे कि नहीं? पर अंग अलग है। हम हाथ से काम अलग करते, ये चलते हैं, ये कौन से मछली तैरते हैं, ये उड़ते हैं। यस या नो? पैर हाथ सबके हैं, पर सबका अपना अपना काम है, जिसके कारण उनकी रचनाओं में भी भिन्नता है। परंतु प्रत्येक के अवयव की अवस्थियों में रचना देखो, जोड़ों में समानता दिखाई देती है। समानता अनेक पूर्वज के समान होंगे, इसी ओर दिशा निर्देश करते हैं। बेटा हड्डियां देखो जुड़े हैं, अलग प्रकार से उसमें गोंद गांध नहीं लगा, एक ही चीज है, बस काम अलग है। क्या है? काम अलग। देख रहे हड्डी दिख रहा है ना, सबका सेम, किसी का पतला है तो किसी का मोटा है, पर हड्डी तो हड्डी है। इसी से हम बता सकते हैं कि भाई नहीं, हम भी उन्हीं के प्रकार हैं। यस या नो? बताओ बेटा, पहले इंसान उड़ते नहीं थे, हमारे इसमें बताया नहीं कि इंसान उड़ते थे। बेटा अभी जो एयर जेट बना है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अभी एक एरोप्लेन बना था, उसके ऊपर आकृति किसका बना था? हनुमान जी का बना था। किसका? काहे बना दिए? काहे बना दिए बताओ बेटा। आपका जो एरोप्लेन बनता है किसके आकार का होता है? पक्षी के होता है कि नहीं? काहे पक्षी जैसा बना रहे हो? फिर हेलीकॉप्टर भी पक्षी के आकार का होता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है, हमने पक्षी को देख करके एरोप्लेन समझा? किसी कुछ डाउट? एकदम क्लियर है? अब देखते हैं अवशेषांक। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो मैं बिना देखे बता दूं, आज भी मुझे बचपन से याद है। मैंने शुरू में एक चीज तुमको बताया था, हमारे पास भी पूछ थे पर आज पूछ नहीं है, पर उसकी हड्डी आज भी है। इसे ही क्या कहते हैं? अवशेषांक। और क्या है सर? हमारे पास भी मछलियों के जैसे झिल्ली आंखों में होती थी, हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आज वो नहीं है। हम भी कान को हिला सकते थे हाथी के जैसा, बहुत लोग हिलाते हैं कान को हाथी के जैसा, पर उसका इस्तेमाल नहीं था, इसीलिए वो खत्म हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कुछ डाउट है? एकदम क्लियर? इसे क्या कहते हैं? अवशेषांक। जो चीजों का इस्तेमाल हमें पहले करना चाहिए था वो हमने इस्तेमाल नहीं किया, इस वजह से धीरे धीरे वो हमारे शरीर से क्या हो गए? नष्ट हो गए। उसे ही नष्ट होने को क्या कहते हैं? अवशेषांक। क्या कहते हैं? अवशेषांक। देखो, सजीवों में नष्ट होने वाले अथवा अपूर्ण वृद्धि वाले निरुपयोग इंद्रियों को अथवा अंगों के अवशेषांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? अवशेषांक। जो चीजों का इस्तेमाल हमने नहीं किया और वह समय के अनुसार नष्ट हो गए, उसे हम क्या कहते हैं? अवशेषांक। सर क्या बात कर रहे हो? पैर का इस्तेमाल बंद कर दो, 20 साल मत चलो, देखो पैर चलेगा? बस तुम 2 साल ऐसा हाथ ऊपर कर दो, तुम्हारे दम नहीं की नीचे किए, टूट गया हाथ तुरंत। इसके लिए चंद्रमा पे जो जाते हैं वो लोग को एक्सरसाइज कराते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? आप सिर्फ 1 साल हाथ ऐसे खड़े कर दो, वापस नीचे कर दोगे तो चार हड्डी टूट जाएगी तुरंत। तो बेटा आप इसकी इस्तेमाल कर रहे हो इसीलिए हो, नहीं तो इसमें भी जंग लग जाएगा, ये भी अवशेषांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवशेषांक। बराबर है? सबको समझ में आ रहा है? किसी को कुछ डाउट है? परिवर्तनशील या भिन्न पर्यावरण में जीवित रहने के लिए अचानक नए ऊतक के बारे में तो पूछना भी नहीं मेरे से। ऊतक क्या होता है? तुमको नहीं पढ़ाया ना? मैं सॉरी, पिछली साल 10वीं को पढ़ाया था। क्या था? क्या है ऊतक? हमारे शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। बैठ जाओ। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक। ऊतक के समूह से एक संस्थान बनता है, एक पार्ट बनता है। ध्यान देते हैं, अंगों या इंद्रियों का निर्माण नहीं हो सकता। परिवर्तनशील या भिन्न पर्यावरण में जीवित रहने वाले के लिए अचानक नए ऊतक या इंद्रियों का निर्माण नहीं हो सकता है। अभी क्या मेरे कुछ ऐसा कुछ हो सकता है कि पूंछ निकल गया धप्पा से? हाँ, पंख इधर से आ गया, बस उड़ना चला गया है, मैं उड़ते चलूं, हो सकता है क्या? नहीं। अपितु
अस्तित्व में होने वाले पुराने इंद्रियों में ही क्रमवार परिवर्तन होता है। बेटा हमारे शरीर में एक ऐसी भी चीज है जो खराब होने के बाद वापस बन जाती है। अगर वो खराब हो गया, आप अगर चाहते हो तो वो रिपेयर भी हो जाएगा। देखो झूठ नहीं बोल रहा, बिकॉज आई एम रिकॉर्डिंग चालू है। कोई भी जो बात बोलो वो डायरेक्ट अपलोड होने वाला। बेटा शरीर में एक ऐसी भी चीज है जो खराब होने के बाद वापस रिपेयर होती है, उसे कहते हैं लीवर। क्या बोलते हैं? लीवर। लीवर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर खराब होने के बाद पूरा सड़ने, पूरा खराब, बस 1% अगर बचा है, आप उचित जीवन संयम से आप उसे 100% ठीक कर सकते हो। किसे? लीवर। बाकी कोई चीज एक बार खराब अगर हुई, या तो उसको हटाना पड़ेगा या तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। बेटा इंजन नहीं है कि तेल मोबिल लगा के चालू कर दो, है ना? यस या नो? किडनी एक बार खराब होने के बाद उसका एक ही उपाय है, क्या करो? हटा दो, नहीं तो दूसरे को भी सड़ा देगा। हाथ अगर सड़ना शुरू हुआ तो उसका रिपेयरिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, या तो उसको कटवा दो नहीं तो दूसरा भी सड़ा देगा। गाड़ी में आप क्या करते हो? खोल घाल के मोबिल लगा के इंजन चालू कर देते हो। वैसे मोबिल जैसा अपना ये है, लीवर है। अच्छा पीने खाने पीने से, दवाई खाने से लीवर रिपेयर हो जाता है। और लीवर ही है जिसकी वजह से आपका खून भी, बेटा लीवर में ही डैमेज होता है तो ब्लड कैंसर होता है, ध्यान में रखो। जब लगातार आपका पेट खराब होता है, एक बार ध्यान में रखना, ब्लड कैंसर होने के कारण यह है कि लगातार पेट खराब होने के कारण लगातार अधिक समय तक, तब लीवर गंदा खून प्रोड्यूस करना शुरू होता है। जब एक बार लीवर गड़बड़ाया फिर तो काम हो गया तुम्हारा। इसीलिए ध्यान में रखो, पेट गंदे मत होने दो। इसीलिए पहले हमारे पूर्वज क्या करते थे? उपवास रखते थे। बेटा ये शरीर भी इंजन है ना, यस या नो? अब रोज चलेगा बेचारा, कभी बंद नहीं रहेगा तो खराब नहीं होगा, होगा कि नहीं? यस। इसीलिए हफ्ते में हमको एक उपवास रखना चाहिए कि कभी तो इसको स्वस्थाने का मौका मिले। समझा? यस या नो? आगे देखते हैं। सामान्यतः किसी विशिष्ट परिस्थिति में शरीर एकाग्र रचना उपयुक्त होती है, परंतु भिन्न भिन्न परिस्थितियों में निरुपयोगी या हानिकारक होती है। कभी कभी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कभी कभी हड्डी बढ़ जाती है, पैर की, हाथ की हड्डी भर गई तो सर उस कभी कभी दांत, अलग दांत निकल जाता है, यस या नो? वो लाभदायक होता है। उसकी वजह से आपको दर्द होता है, फिर उसको या तो काट के निकलवा दो या तो झेलते रहो। कभी कभी किसी को 32वां दांत निकलता है, बेटा गाल में ही हल जाता है। एक आंटी थी मेरे इधर, उनको यहाँ पे अलग से एक दांत निकला, वो ये चिक्स में ही उनकी घुसे जा रहा है और फटते जा रहा है चिक्स। 2-4-10 दिन में उसके बाद उनको ऑपरेशन करके निकलवाना पड़ेगा उस दांत को। इसे भी कहते हैं अवशेषांग, पर विशिष्ट परिस्थिति में होता है। बेटा किसी की हड्डी, एड़ी की हड्डी बढ़ जाती है दाल खाने की वजह से ज्यादा, उसके बाद उनको भी काट के निकालो, नहीं तो चल सकते नहीं। इसलिए बोला जो परिवर्तन हुए, देखो शरीर की एकाग्र रचना उपयुक्त होती है, अगर परिस्थिति में वह निरुपयोगी हानिकारक ही होगी। ऐसी स्थिति में प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया में ऐसी इंद्रियां नष्ट होने के मार्ग पर होती है। किसी एक निरुपयोगी अंग को नष्ट होने के लिए हजारों वर्ष लगते हैं। जैसे पूंछ को खत्म होने के लिए हजारों वर्ष लगे रहेंगे, इतना जल्दी खत्म हुआ नहीं। बोला है बेटा निरुपयोगी, कहाँ लिखा है? जिसका उपयोग हम नहीं करते। जैसे देखो यही है पैरा, जो बोला था ना वो पैरा, अरे वो बताओ बीमारी का नाम, अपेंडिक्स। वो फुकट की चीजों को फिर काट के निकालना ही पड़ता है। मेरुदंड आपको बताया ना, रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी। ये नष्ट होने वाले अंगों में भिन्न भिन्न अवस्थाएं भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीर में दिखाई देती हैं। देखो पहले यहाँ पर हमारे पास पूंछ था, क्या था? पूंछ। पर अब काट के हमने निकाला नहीं, खत्म हो गया। ऐसा अवयव आज किसी एक सजीव में कोई कार्य नहीं करता तो दूसरे सजीव में वही अवयव कार्य करता है। कभी कभी कुछ चीजें होती है आप में काम न करें, कुछ लोग पूरा मुड़ जाते हैं, बाप रे, सर्कल गोला बन जाते हैं। आप भी कर सकते हो, पर वो प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। अर्थात दूसरे सजीव के लिए अवशेषांग नहीं होता। कभी कभी बेटा एक बात ध्यान से सुनो,
हम कान को हिला नहीं सकते तो क्या दूसरा कोई नहीं हिला सकता? हिला सकता है। कुछ लोगों कर लेते, हम कर पाते नहीं। रात है वो मुझे खा लेता है। मानव के लिए निरुपयोगी आत्र पुक्ष या तृण भक्षक या सेल्यूलोज का पाचन करने वाले प्राणियों के लिए उपयुक्त कार्यक्षम अव्यय है। उसी प्रकार मनुष्य के लिए अनुपयोगी कान के स्नायु बंदर को कान हिलाने के लिए उपयुक्त है। मेरुदंड की अंतिम 4 केशरुकाएं, अग्रदांड, शरीर पर बाल आदि अवशेषांग मनुष्य के शरीर में दिखाई देते हैं। पहले मनुष्य में बहुत बाल होते थे, अब नहीं होते, बिकॉज हमने उसका यूज किया ही नहीं। इसी को क्या कहते हैं? अवशेषांग। क्या कहते हैं? अवशेषांग। किसी को कुछ समझ में, किसी को कुछ डाउट है? अवशेषांग समझा? अवशेष अंग। अवशेषांग मतलब अवशेष प्लस अंग। जो अंग किसी काम के शेष नहीं रह गए उसे क्या कहते हैं? अवशेषांग। देखा, तोड़ दिया ना। अवशेषांग, जो अंग किसी काम के न रह गए उसे क्या? जीवाश्म विज्ञान संबंधित प्रमाण। क्या देखना बेटा? जीवाश्म विज्ञान संबंधित। एक साथ क्या बोलना है? जीवाश्म विज्ञान संबंधी प्रमाण। आपको ऐसा प्रश्न निर्माण होता होगा कि करोड़ों वर्ष पूर्व कौन से सजीव अस्तित्व में थे। अब कैसे पता? जीवाश्म मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान में रखो। जब कोई मछली एक पत्थर दूसरे पत्थर में अटक जाती है, लाखों समय तक उसी पत्थर में दबी रहती है, उस वजह से उस पत्थर पर जो निशान आता है उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म। फिर करोड़ों साल बाद वो पत्थर मिलेगा, हम उसको निकालेंगे, बाद में पढ़ते देखो भाई मछली है, ये करोड़ों साल पहले थी। यस या नो? इसका रहस्य पृथ्वी के गर्भ में छुपा हुआ था। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी आदि जैसे आपत्तियों के कारण बड़ी मात्रा में सजीवें दफन हो जाती है। क्या हो जाती हैं? दफन। इन सजीवों के अवशेष व चिन्ह जमीन के नीचे सुरक्षित रहते हैं। क्या रहते हैं? सुरक्षित। इन्हें ही क्या कहते हैं? जीवाश्म। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है बेटा ये। जीवाश्म किसे कहते हैं? कभी कभी भूकंप, ज्वालामुखी परिवर्तन की वजह से, ज्वालामुखी फूटने की वजह से भारी मात्रा में सजीव जमीन के नीचे दफन हो जाते हैं, और जब वो दफन होने के बाद उनके जो चिन्ह, उनके जो अवशेष मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? अवशेष, जीवाश्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म। इज दैट क्लियर? बेटा इसीलिए पेट्रोलियम डीजल को आप जीवाश्म ईंधन कहते हो। क्या बोलते हो? जो जीवों के मरने के बाद, उनका अपघटन होने के बाद जो ईंधन बनता है उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म में क्या होता है? भूकंप, ज्वालामुखी, वातावरण में परिवर्तन होने के पश्चात भारी मात्रा में जनधन की हानि होती है, जमीनों के नीचे दब जाते हैं। और जब ये लोग जब करोड़ों सालों तक जमीन के नीचे दबे रहते हैं, इनके जीवाश्म, इनके चिन्ह उस जमीन पर आ जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? जीवाश्म। और अधिक समय तक उनके ऊपर जब तापमान का, प्रेशर का दबाव गिरता है तो उनसे जो ईंधन का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। इज दैट क्लियर? यस सर। बेटा पेट्रोल को सिला तेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिला तेल। अब तुम्हें क्या बताएं बेटा? सैल मतलब होती है मिट्टी, जो धरती का सबसे ऊपर पार्ट होता है उसे सैल कहते हैं हिंदी में, जिसको आप इंग्लिश में क्रस्ट कहते हो। क्या होता है वो? शैल। शैल मतलब चट्टान। जो चट्टानों से जो तेल मिले उसे क्या कहते हैं? सिला तेल, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेट्रोल। सर आप हिंदी पढ़ाने आए हो कि भूगोल? जब प्राणी अथवा वनस्पति मरते हैं, ध्यान से सुनो, दिमाग मत खराब करो मेरा, इधर ध्यान दो। जब प्राणी अथवा वनस्पति मरते हैं तब उनका कार्बन ग्रहण करना रुक जाता है। क्या होता है? कार्बन ग्रहण करना रुक जाता है, और उस समय से उनके शरीर से C14 का कम होना, कार्बन 14 का कम होने की प्रक्रिया लगातार शुरू होने लगती है। तभी तो बेटा शरीर ऊपर पानी में आ जाता है, शरीर अपने आप फूक जाता है। C12 या रेडियोधर्मी न होने के कारण मृत वनस्पति अथवा प्राणियों में C14 और C12 इनका अनुपात स्थिर न रहकर लगातार बदलता रहता है। वनस्पति या प्राणी के मृत होने के बाद का समय, उनमें C14 की सक्रियता का अनुपात ज्ञात कालावधि का मापन किया जाता है। इसे ही कार्बन आयु कार्बन डेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग। आपने पढ़ा होगा कार्बन डेटिंग के थ्रू हम बताते हैं कि कौन सी चीज कितने साल पुरानी है।
जिस दिन से वो कार्बन लेना बंद कर देंगे, जब उसका हम लोग एक प्रोसेस में डालते हैं, उसका जब हमें पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्बन। आपको समझ में आया ना? मैं बहुत बार बोलता हूँ कार्बन डेटिंग के थ्रू हमने पता किया 5000 साल पुरानी मूर्ति है। क्या 5000 साल पुरानी मूर्ति है? तो वो चीजें हमें समझ में आ जाती है। इज दैट क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? इसका उपयोग पुरातन अवशेषशास्त्र तथा मानवीय वंशशास्त्र में मानव अवशेष अथवा जीवाश्म तथा हस्तलिखित काल निर्धारण करने के लिए होता है। पुरातन, पूरा मतलब प्राचीन, जब प्राचीन चीजों के लिए किया जाता है। इस प्रकार की तकनीकी द्वारा जीवाश्म की काल मर्यादा निश्चित कर उन्हें काल गणना अनुसार एक परिच्छेद में बिठाकर उस समय विद्यमान सजीवों की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। वो जीवाश्म जो मिला है उसमें पक्षी के जो आकार मिली है उसके ऊपर कार्बन डेटिंग के थ्रू पता करते हैं कि भाई कार्बन लेना कब बंद किया है। उसके थ्रू हमें पता चल जाता भाई ये सामान कितने साल पुराना है। समझ में आया? इसे क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग कहते हैं। इसी आधार पर अस्पष्ट पृष्ठरज्जु, असम पृष्ठरज्जु प्राणियों से धीरे धीरे सम पृष्ठरज्जु प्राणियों का उद्गम होता हुआ दिखाई देता है। बहुत लोगों के पास बेटा रीढ़ की हड्डी होती है, बहुत लोगों के पास नहीं होती है। इज दैट क्लियर? किसी को कुछ डाउट? इसे क्या कहते हैं? मेरुरज्जु बोलो या पृष्ठ, मेरुरज्जु बोलो या पृष्ठरज्जु बोलो? क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु या पृष्ठरज्जु। आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से क्लियर रहेगा, टेंशन मत लो आप इसके बारे में।